यस सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस सेशन में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक फाइनेंस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इंस्टीट्यूट ने बेटा इस चैप्टर को टोटल 4 यूनिट्स में बांटा हुआ है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, माइक्रो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा काफ़ी लेंदी है, डिमांड एंड सप्लाई वाला। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो में बेटा 2 चैप्टर काफ़ी लेंदी है, दैट इज चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9। तो अभी ये जो लेंदी चैप्टर 7 ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे कम से कम सेशन में इसे हम कवर कर सके, ठीक है ना। तो 4 यूनिट्स है। पहला यूनिट है आपका फिस्कल फंक्शंस, दूसरा है मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द मार्केट फेलियर, तीसरा है बजट मेकिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, एंड चौथा इसका यूनिट है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये क्या है, हम सारी बातें करेंगे। अपने फ्रेंड्स को बेटा ज़रूर बताएं कि ultimatesa.com पर जाके हमारे इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, तो वो आपको सारी क्लासेस का एक्सेस फिर मिलता है, ठीक है ना। चलिए रेडी है, मुझे बताइए। शैल आई स्टार्ट गाइस? ओके चलिए। तो सबसे पहले पेज नंबर 7.1 पे पट से एकदम आ जाएंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आइए चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहली बात बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, वैसे भी हम ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करता हूं तो इसमें पूरे इकोनॉमी की एज अ होल हम बात करते हैं कि पूरे इकोनॉमी में ओवरऑल लेवल पे डिमांड कितना है, ओवरऑल सप्लाई कितना है, ओवरऑल लोगों की इनकम कितनी है। तो जब हम इकोनॉमी में ओवरऑल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, टोटलिटी लेवल पे बातें करते हैं, इसे बोलते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। अगली बात आएंगे, बोलते हैं देयर आर 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ एनी नेशन। नेशन मतलब कंट्री, कोई भी कंट्री के 3 मेजर क्या मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं कि हम हमारे इकोनॉमी में ओवरऑल क्या अचीव करना चाहते हैं। 3 चीज़ें। पहली चीज़ होती है ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, दूसरा होता है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है दोस्तों स्टेबल प्राइसेस, मतलब कि बहुत महंगाई नहीं होनी चाहिए, एकदम से प्राइसेस गिरनी भी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बात देखें, बोलते हैं थ्री मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या क्या है। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलते देखो, इफ द रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी की वैल्यू अगर दोस्तों हमारी बढ़ती है एट अ फास्टर रेट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इफ द रियल जीडीपी ग्रोज एट अ फास्टर रेट दैन द पॉपुलेशन, तो इससे फिर हमारे देश का स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ता है। याद करो हमने चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स में आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे देश का जो पॉपुलेशन है अगर वो फास्टर रेट से ग्रो करेगा ना, तो हमारे इकोनॉमी में सेविंग्स कम होती है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो ये अच्छी बात नहीं होती। हमारे देश में सेविंग्स कम होती है, इससे हमारे देश का ग्रोथ भी कम होता है, राइट। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट वे में कब होगा, जब हमारे देश का जीडीपी जो है वो ज्यादा रेट से ग्रो करे एज कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन जिस रेट से ग्रो कर रही है उससे ज्यादा जीडीपी ग्रो होना चाहिए, तो हमारे देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है बेटा रहन सहन का तरीका। जैसे कुछ लोग होते हैं बेटा जिनके पास तो घर ही नहीं होता, या घर होता भी है तो पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा नहीं है। कुछ लोग होंगे जो बहुत अमीर है, घर पे सब कुछ है ना, टीवी, कार, एसी है ना, महंगी गाड़ी है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, लेटेस्ट वाला सारा। तो ये क्या है कि उनकी रहन सहन का तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो ये कब बढ़ेगा, जब हमारे देश का रियल जीडीपी हमारे पॉपुलेशन से फास्टर रेट से ग्रो करेगा, तब आगे बढ़े। तो ये हम चाहते हैं, ये हमारा गोल है, हम चाहते हैं इस चीज़ को अचीव करना। आपको समझ में आ रहा है? ओके आगे बढ़े। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट है द सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक गोल एज अ होल कंट्री में हम क्या चाहते हैं, और हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी रिसोर्सेज है, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, राइट। बोलते द सेकंड गोल इज हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल एंश्योर हायर इनकम एंड हायर आउटपुट। तो लोगों की इनकम बढ़ेगी अगर उनके पास जॉब्स वगैरह होंगे, एंड आउटपुट मतलब ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा, राइट। तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़े, हमारे रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज हो, हमारे देश के लोगों को जॉब्स मिले, ये हम चाहेंगे। एंड फाइनली तीसरी चीज दोस्तों हम चाहेंगे स्टेबल प्राइस लेवल। प्राइसेस बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ने भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम से गिरने भी नहीं चाहिए।
सर देखो अगर चीज़ों के प्राइसेस एकदम से बढ़ते हैं तो ये तो प्रॉब्लम है, महंगाई हो रही है, महंगाई अच्छी नहीं। पर अगर सर चीज़ें सस्ती हो रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम बेटा होगा सेलर्स को, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि जब प्राइसेस बहुत ही दनादन गिरना चालू होगी तो उनके प्रॉफिट्स भी एकदम से गिरना चालू हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई अच्छी बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिरना ये भी अच्छी बात नहीं होती है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो प्राइसेस में हमें स्टेबिलिटी लानी है, एकदम से बहुत बढ़ रहा, एकदम से बहुत गिर रहा, ऐसा नहीं, थोड़ा स्टेबिलिटी, स्टेबल वे से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर प्राइस बढ़े ना उतना चलता है। बहुत ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफ्लेशन से प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर होता रहे उतना चलता है, और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि जो सेलर्स हैं उनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। बोलते देखो स्टेबल प्राइस लेवल चाहिए हमें, स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए प्राइसेस में। किसके प्राइसेस के? चीज़ों के प्राइसेस में, गुड्स सर्विसेज के प्राइसेस में। ध्यान दीजिए, बोलते हैं इन्फ्लेशन से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रियल इनकम्स एंड परचेसिंग पावर ऑफ सम पीपल, है ना। रियल इनकम हमारा रिड्यूस होता है इन्फ्लेशन से। कैसे? समझो बेटा, पहले के ज़माने में बेटा महीने के 10,000 रुपये भी कमाते थे ना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अपने आप पापा से पूछना, अपने दादाजी से पूछना, उनके समय पे अगर कोई व्यक्ति महीने के 10,000 कमाता था तो ये बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत अमीर माना जाता है। और आज के ज़माने में 10,000 की क्या वैल्यू है मुझे बताइए? 10,000 रुपये में बेटा 4 लोगों का खानदान एक महीने में चला नहीं सकते आप। समझ में आ रही बात है? क्या हो रहा है बताओ? इन्फ्लेशन, महंगाई के वजह से पहले जो चीज़ें 10,000 रुपये में आती थी अब उतने रुपए में आती ही नहीं। पहले जो चीज़ें 10,000 रुपये में आती थी अब वही चीज़ें खरीदने के लिए 60,000 70,000 रुपये लगते हैं हमें। समझ में आ रही? क्योंकि चीज़ें महंगी होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो रियल इनकम है वो कम हो जाता है। मतलब पहले के ज़माने के 10,000 और आज के 10,000 में बहुत फ़र्क है। आज अगर हम 10,000 कमाएंगे ना महीने के, इसका कुछ वैल्यू नहीं है ज़्यादा। एंड परचेसिंग पावर ऑफ सम पीपल, है ना, इट विल क्या, रिड्यूस, परचेसिंग पावर गिर जाता है इन्फ्लेशन से, मतलब चीज़ों को खरीदने की क्षमता। तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर उसको हमारे औकात के बाहर हो जाएंगी चीज़ें, हम खरीद नहीं पाएंगे ऐसा। एंड इट डिसप्रपोर्शनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है द लोअर इनकम फैमिलीज। देखो महंगाई जब आती है ना तो अमीर लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा जो गरीब लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये डिसप्रपोर्शनेटली मतलब ज़्यादा अफेक्ट करता है गरीब लोगों को, लोअर इनकम फैमिलीज को। देखो ये गरीब बोलने का एक ज़्यादा बेटर इंग्लिश वर्ड है लोअर इनकम फैमिली, है ना। तो तू गरीब है ये बोलने सच है क्या, यू आर अ लोअर इनकम फैमिली पर्सन, है ना, ऐसा। ठीक है, अच्छे में बोल रहे हैं, आगे बढ़े। अगला है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का दनादन गिरना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस का बढ़ना, द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइसेस। डिफ्लेशन होता है कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्राइसेस। इसमें प्रॉब्लम किसको होगा डिफ्लेशन में? जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रॉब्लम होगा बेटा इसमें, है ना। इट सिग्नल्स अ डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्शन आता है, प्राइसेस गिरती है ना बेटा तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मन नहीं करता ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इससे रिसेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन का सीवियर फॉर्म रिसेशन। एंड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को क्या बताओ जॉब से निकाला जाएगा, क्योंकि लोग धीरे धीरे बिजनेस कम करना चालू कर देंगे। तो मुझे बताइए कि 3 मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द नेशन क्या होते हैं, जल्दी कम ऑन फास्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस लेवल्स। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात है, बोलते हैं द गवर्नमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट इकोनॉमी टू फंक्शन ऑटोमेटिकली एंड दस इट इंटरवीन्स टू डायरेक्ट देम टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बोलते हैं गवर्नमेंट ना कभी भी ये नहीं सोचती कि सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। सोचो बेटा, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो भी इकोनॉमी में महंगाई की प्रॉब्लम है, गरीबी की प्रॉब्लम है, हम क्यों कुछ करें, हम तो आराम करेंगे, सब अपने आप होते रहेगा, तो चलेगा क्या? नहीं। वही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अपने आप ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट को खुद मैदान पे उतरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को खुद मैदान में उतरना जरूरी है, समझे। खुद गवर्नमेंट को मैदान में उतर के लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, उसके लिए वैसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे हमारी इकोनॉमिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो कर सके। अगली बात है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एमसीक्यू आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट। तो किसी भी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि हम हमारे देश के लोगों के वेलबींग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम हमारे देश के लोगों की कंडीशन कैसे और सुधार सकते हैं,
कैसे उन्हें और बेटर जिंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंप्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है, दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दिस शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का यही काम है हमारे इकोनॉमिक, हम जो भी सिस्टम पूरा क्रिएट कर रहे हैं इसमें क्या हमारा एम, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई हमारे देश के लोगों की जिंदगी और बेटर होनी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात आती है द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, क्या है ध्यान दीजिए। बोलते देखो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू सैटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ये इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 की बातें कर रहा है ना। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा कि जनरली ऐसे ही होता है, कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कोई भी सोसाइटी हो, क्या होता है कि रिसोर्सेज, हमारे वांट्स, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें लगते हैं वो वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। याद है आपको? कम ऑन मुझे बताइए कि आपको याद है तो ध्यान दीजिए। बोलते हैं कि द रिसोर्सेज अवेलेबल टू एनी सोसाइटी कैनॉट प्रोड्यूस ऑल इकोनॉमिक गुड सर्विसेज दैट इट मेंबर डिजायर टू हैव। बोलते हैं हमारे देश में जितने भी लोग हैं ना, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए जितने गुड सर्विसेज हैं, एक बार में गवर्नमेंट सारे गुड सर्विसेज एक साथ नहीं बना सकता। गवर्नमेंट एक चुटकी में सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बोलते हैं हर एक इकोनॉमिक सिस्टम को, हर एक इकोनॉमी को, हर एक कंट्री को क्या करना पड़ता है, ये 4 प्रकार के सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। याद है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में पढ़ा था 4 आपके सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, याद है आपको? कम ऑन मुझे बताइए। तो बोलते हैं हर एक इकोनॉमी को ये 4, प्लीज ध्यान दीजिए, हर एक इकोनॉमी को, है ना, हर एक इकोनॉमी को जो है बेटा ये 4 हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है बताओ? इनको सॉल्व करना पड़ता है। क्यों? ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पहले किसके वांट को पूरा करें, एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हम हमारे करंट कंजम्पशन में से, हम अभी जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, उसमें से कितने रिसोर्सेज सेव करके रखे हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। व्हाट टू प्रोड्यूस, अरे जो मन चाहे बनाओ, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें हमारे रिसोर्सेज को सही प्रकार से यूज करना पड़ेगा। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता है। और 3 प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, आप सबको पता है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। कैपिटलिज्म क्या होता है? एक ऐसी प्रकार की इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पूरी छूट दी जाती है, तुम्हें जो रिसोर्सेज खरीदना है खरीदो, तुम्हें जो बिजनेस करना है करो, कोई रोकेगा नहीं। सोशलिज्म में क्या होता है? यहां पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारे रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट जो गुड सर्विसेज बोलेगा वही गुड सर्विसेज बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। यहां पे गवर्नमेंट क्या करता है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। एंड फाइनली मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? कमॉन, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी गाइस? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपने मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है? बिजनेसेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। कैपिटलिज्म में क्या था? यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल को पूरी छूट दी जाती है, फ्रीडम दिया जाता है, तुम्हें जो बिजनेस करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, जो रिसोर्स खरीदना है खरीदो। करेक्ट, ये चैप्टर 1 का थोड़ा सा बातें यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। बोलते हैं बेटा, बोलते हैं एडम स्मिथ वॉज अ बोल्ड एडवोकेट। बोल्ड एडवोकेट का मतलब क्या है? मतलब कि ये इस पॉइंट के क्या बोलते हैं उसको, इस पॉइंट के समर्थन में थे जो अभी मैं बताने वाला हूं, है ना। बोल्ड एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट एंड मिनिमल गवर्नमेंट एक्टिविटी। एडम स्मिथ कौन है बेटा? एडम स्मिथ, कम ऑन, कौन है एडम स्मिथ? ही इज कंसिडर्ड टू बी द अब्बा ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। ये कौन है बेटा? ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाता है, ये सुनो। हाँ, इनका ऐसा मानना था, ये एडवोकेट करते थे इस पॉइंट को, ये इस पॉइंट को बढ़ावा देते थे कि इनके हिसाब से हर एक कंट्री में फ्री मार्केट्स होने चाहिए। फ्री मार्केट मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था।
एडम स्मिथ के हिसाब से हर जगह पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए, जहां पे फ्री मार्केट्स है। फ्री मार्केट मतलब जहां पे कौन से गुड सर्विसेज बनने हैं, कितना क्वांटिटी बनना चाहिए, क्या प्राइस सेट करना चाहिए, ये मार्केट के डिमांड सप्लाई के फोर्सेस आपको बताएंगे। ऐसा एडम स्मिथ का मानना था कि हर जगह क्या चाहिए, हमें कैपिटलिज्म होना चाहिए। मिनिमल मिनिमल मतलब एकदम कम, मिनिमल मतलब क्या, कम से कम, है ना, कम से कम, कम से कम, कम से कम गवर्नमेंट एक्टिविटी, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए इकोनॉमी के, क्या बताइए, प्रोसेस में, राइट। इनका मानना था कि गवर्नमेंट का जो रोल है ना वो लिमिटेड है, इट इज लिमिटेड बट वेल डिफाइंड। इनके हिसाब से गवर्नमेंट का तीन ही काम था। किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से गवर्नमेंट के तीन ही काम थे। बोलते हैं एज पर हिम इंपॉर्टेंट रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तीन ही काम है। क्या बताओ? बोलते हैं नेशनल डिफेंस, मतलब हमारी आर्मी वगैरह सेट करना, है ना, ताकि हमारे देश को हम प्रोटेक्ट कर सके बाहर के वायलेंस से, बाहर के दूसरे कंट्री के वॉर वगैरह से हम हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। तो नेशनल डिफेंस क्रिएट करना, आर्मी को बनाना, नेवी बनाना, समझ में आ रहा है, एयरफोर्स बनाना, ऐसा ये किसका काम है? गवर्नमेंट का। अगली बात बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ जस्टिस, है ना, तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो लोग मन चाहे वो कर रहे हैं, किसी का भी मर्डर कर रहे हैं, कहीं भी चोरी हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए लॉज बनाने पड़ेंगे। अगर समझो किसी ने कोई गुनाह किया तो उसको फिर कोर्ट वगैरह में, क्या बताओ, उसको फिर कोर्ट वगैरह जाके जो है क्या करेगा, सजा देगा, ऐसा। एंड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी मतलब क्या, मतलब समझो अगर हमने बेटा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ रिसोर्सेस खरीदे हैं, तो उसका उस पर राइट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो हमने बेटा कोई लैंड खरीदा, वहां पे कोई दूसरे लोग आके अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या? तो लोगों की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए बेसिक लॉज वगैरह बनाना किसका काम है बताओ? भाई गवर्नमेंट का काम है। एंड फाइनली तीसरी चीज, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, है ना। भैया हमको आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, लाइसेंस बनाना है, ये सारे काम के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। किसको? गवर्नमेंट को, ताकि ये सारे काम लोगों के हो सके। गवर्नमेंट को और क्या करना है? इसको रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, मेट्रो बनाना है ना। तो जो प्रॉफिट सीकिंग इंडिविजुअल्स, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो खुद से नहीं बनाने वाले, गवर्नमेंट वो तुम बना दो सोसाइटी के लिए, जैसे रोड, ब्रिजेस, मेट्रो, एयरपोर्ट, ये सब तुम बना के दे दो। तो एडम स्मिथ का मानना था कि भैया गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोल है और कोई रोल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। लेकिन बेटा फिर क्या हुआ, याद रखना, यहां पे देखें, ये एडम स्मिथ की मान्यता थी। लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, 1930s में, याद रखें 1930 में क्या हुआ बेटा, आया ग्रेट डिप्रेशन। क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन। कहां पे आया बेटा? यूएसए में। ये सबसे खतरनाक डिप्रेशन आज तक का माना जाता है। इसका नाम ही इसलिए रखा है द ग्रेट डिप्रेशन, 1930 में आया था। मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या बताइए, बहुत ही ज्यादा जो है जीडीपी गिर गई थी, पूरे ग्लोबल जीडीपी, सिर्फ यूएसए की नहीं, पूरे दुनिया की बेटा, टोटल जीडीपी जो दुनिया की, वो ग्लोबल जीडीपी गिर गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो ग्रेट डिप्रेशन के समय यहाँ पे लोगों के पास काम नहीं था, लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करके रखा है वो पैसा नहीं निकाल पा रहे। अरे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, क्या बताइए, लोग फेस कर रहे थे यहाँ पे। कहाँ पे? 1930 के समय। क्या बात क्लियर है? मुझे बताइए, कौन जल्दी, क्या बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस, क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? प्लीज बताइए, है ना। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया ना बेटा, तब लोगों की आंखें खुली, तब लोगों की आंखें खुली। क्यों खुली लोगों की आंखें? लोग अभी तक क्या सोच रहे थे, गवर्नमेंट का तो सिर्फ यही तीन ही काम है। एडम स्मिथ के हिसाब से लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट का सिर्फ ये तीन ही काम है। पर जब ग्रेट डिप्रेशन आया ना, तो लोगों को समझा कि अरे नहीं यार, गवर्नमेंट को तो और भी चीज़ें करनी चाहिए। मतलब ये तो गवर्नमेंट का काम है ही, पर हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आना। जब अभी डिप्रेशन आया है तो वापस से हमारे इकोनॉमी को एक्सपांशन स्टेज पे लेके आना है। यस और नो बताइए, वापस से हमारे इकोनॉमी को एक्सपांशन स्टेज पे लेके आना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ना, जिससे जल्दी इकोनॉमी, हमारा देश डिप्रेशन से बाहर निकल सके। यस और नो बताइए। हाँ, तो इसके अलावा और भी काम होने चाहिए गवर्नमेंट के। ये समझ में आया जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ। समझे बात? मुझे बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
क्या मैं बढ़ूँ आगे? क्या डन है बात? मुझे बताइए, आगे बढ़े नेक्स्ट। इधर आओ। रिचर्ड मसग्रेव। यस, इसको प्लीज, इसको जल्दी से आप एक बार जल्दी रीड करेंगे। चलिए मैं आपको 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी इसको रीड करो। यस प्लीज रीड करो इसको जल्दी। आइए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बोलते हैं रिचर्ड मसग्रेव भाई साहब ने क्या बोला, बोलते हैं देखो, रिचर्ड मसग्रेव इन इज बुक द थियरी ऑफ, है ना, द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है ना, बोलते हैं इंट्रोड्यूस द 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ मार्केट इकोनॉमी। मतलब बोलते हैं रिचर्ड मसग्रेव भाई साहब ने बेटा एक बुक ली थी, द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है ना, थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट के 3 रोल होते हैं, ठीक है। कौन से 3 रोल है बताओ? बोलते देखो, एक तो गवर्नमेंट के माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं और एक मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक होते हैं 2, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड तीसरा क्या है बताओ, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है ना। प्लीज ध्यान दीजिए। यस, रीड करो एक बार प्लीज। तो पहला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। एलोकेशन फंक्शन का मतलब है इट एम्स टू करेक्ट द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। अब सुनिए, इन रिचर्ड मसग्रेव, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, टैक्सोनॉमी का कुछ मतलब नहीं है, ऐसी कुछ ये कुछ नहीं है। टैक्सोनॉमी मतलब कि ब्रांचेस, ऐसा समझो, है ना। तो 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी मतलब, टैक्सोनॉमी मतलब टर्मिनोलॉजी समझो आप, ऐसा है ना। तो 3 टर्म्स इन्होंने दिए, 3 प्रकार के रोल बताए, किसके बताओ, गवर्नमेंट के, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, ओके। इधर आइए, प्लीज ध्यान दीजिए, इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, बोलते हैं, यस, तो बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन क्या है, इट एम्स टू करेक्ट द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। होता क्या है बेटा कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज है ना वो सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो पाते, तो उसको सही प्रकार से यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन, गवर्नमेंट को मार्केट में आना पड़ेगा और चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन, कि हमारे देश के रिसोर्सेज सही प्रकार से एलोकेट हो सके। अगली बात है बेटा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये क्या बोलता है, इट एंश्योर्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज फेयर। इट एंश्योर्स दैट व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एंड इनकम। बोलते देखो, अगर बेटा गवर्नमेंट ने मार्केट में इंटरवीन नहीं किया, अगर गवर्नमेंट ने हमारे मार्केट में खुद से आके कुछ पॉलिसीज अगर नहीं बनाई तो क्या होगा, तो अमीर और गरीब के बीच जो फासले हैं ना बेटा वो बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अमीर और गरीब के बीच जो फासले हैं बेटा वो क्या होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। बोलते हैं कि हमारा वेल्थ और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्या बताइए, उसको फेयर करने के लिए, फेयर मतलब क्या, गोरा नहीं, फेयर मतलब इक्वल, समझ में आ रही है बातें, इक्वालिटी लाने के लिए, इक्वल करने के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि अमीर गरीब के बीच जो फासले ना वो कम से कम हो सके, ऐसा। एंड फाइनली अगला क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन में आता है स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, कि गवर्नमेंट क्या करेगा, जब हमारी इकोनॉमी में ऐसा डिप्रेशन का समय आएगा या हमारी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन आएगा, तो हमारे इकोनॉमी को, हमारे देखो, जब डिप्रेशन या इन्फ्लेशन आता है ना तो इसे बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ गई, तो इसको ठीक करने के लिए स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। तो स्टेबिलिटी कैसे लाएगा गवर्नमेंट, बाय मेकिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। एम आई क्लियर, बताइए, कम ऑन, एम आई क्लियर? यस यस प्लीज बताइए। एम आई क्लियर? यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं द नेशनल बजट इन जनरल रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट, क्या बताइए, एंड द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस इट्स इकोनॉमिक फंक्शंस पार्टली थ्रू द बजट। ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। वो क्या बोल रहा है कि देखो, द नेशनल बजट, बजट मतलब क्या, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट बेटा हर साल ना अपना बजट बनाता है, ठीक है, कि आने वाले साल में हम लोगों पे कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स लगाएंगे, हम कौन सी चीज़ों पे कितना खर्चा करने वाले हैं, दैट वो चीज़ होती है, ठीक है। तो बजट, तो बोलते हैं हमारे देश का जो बजट है ना उसमें गवर्नमेंट अपने इन पॉलिसीज़ के बारे में बताता है। तो मोस्टली ये जो फिस्कल पॉलिसी है ना बेटा, इसकी बातें हमारे बजट में होती हैं। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये एक्चुअली बेटा आरबीआई बनाता है, ठीक है ना।
तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगा आरबीआई, ये बाद में हम चैप्टर नंबर 8 में अलग से देखेंगे। वैसे इसके बारे में भी चैप्टर 5 में मैंने आपको बिजनेस साइकिल में बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम ज़्यादा करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आता है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेस और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को चेंज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने इस बजट के थ्रू क्या करता है, ये जो इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक पॉलिसी दैट गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सरसाइज। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, कैसी फिस्कल पॉलिसी बनाना चाहता है, वो गवर्नमेंट के बजट के थ्रू हमें देखने को मिलता है बस। तो ये कुछ डब्बा काम का नहीं था, ठीक है। अब इस यूनिट में हमें ये 3 जो हमारे रोल है गवर्नमेंट के, इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ना है। पॉइंट यह है कि देखो भाई, गवर्नमेंट का ये काम तो है ही, ये तो गवर्नमेंट को करना ही है जो एडम स्मिथ ने बोला, पर एडम स्मिथ भाई साहब ने इसकी बात नहीं की थी। और इसकी बात बेटा की किसने, इसकी बात की रिचर्ड मसग्रेव भाई साहब ने। एम आई क्लियर? इसकी बात किसने की, इसकी बात बेटा रिचर्ड मसग्रेव भाई साहब ने की। एम आई क्लियर? प्लीज बताइए। यस, एम आई क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। अगली बात है, नेक्स्ट देखेंगे इधर। अगली बात है बेटा, आइए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक एक करके देख रहे हैं कि रिचर्ड मसग्रेव ने जो हमें बताया कि गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन का मतलब होता है रिसोर्सेस का एलोकेशन करना। इट रेफर्स टू द वे इन विच अवेलेबल रिसोर्सेस। सर रिसोर्सेस क्या होते हैं, जैसे हमारे देश में जो लोग हैं जो काम करने को रेडी है ना, जो लोग हैं, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार के रिसोर्स है। हम लोगों को यूज करके गुड सर्विसेज बना सकते हैं, है ना। हमारे देश का जो लैंड है, लैंड जमीन, वो भी एक प्रकार का रिसोर्स है, उसको यूज करके हम गुड सर्विस बना सकते हैं। हमारे देश में जो क्या बताइए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हवा, सनलाइट, ठीक है। हमारे देश में जो पैसा है, ये भी एक प्रकार का रिसोर्स है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज है ना, वो सही प्रकार से एलोकेट हो। एलोकेट मतलब सही प्रकार से उसे यूज किया जाए, सही प्रकार से उसे बांटा जाए अलग अलग चीजों को बनाने में, समझा? राइट, ध्यान दीजिए। बोलते हैं डिटरमिन्स हाउ मच गुड सर्विसेज विल बी एक्चुअली प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या करता है एलोकेशन फंक्शन के थ्रू कि देखो भाई, जब गवर्नमेंट बेटा इंटरवीन नहीं करता ना, जब गवर्नमेंट बोलता कि हम टांग नहीं अड़ाएंगे, जो भी इकोनॉमी में हो रहा है होने दो, जो भी इकोनॉमी में हो रहा है होने दो। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो क्या होगा, सुन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ द मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, इफ द मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, इसका मतलब होता है कि अगर बेटा हम मार्केट को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, मतलब अगर गवर्नमेंट बेटा इंटरवेंशन नहीं करेगा इकोनॉमी में, मतलब अगर गवर्नमेंट खुद से होके इन्वॉल्व नहीं होगा, समझो इकोनॉमी में, गवर्नमेंट अगर बेटा खुद से होके इन्वॉल्व अगर इकोनॉमी में नहीं होगा, तो फिर होगा ये बेटा कि हमारे देश में जो है ना, जो रिसोर्सेज है ना, वो सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं होंगे, फिर वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो क्या होगा, इससे बेटा होगा मार्केट फेलियर। क्या बोलते हैं इसको बोलते बेटा मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर एक ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर हम मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दें, मतलब इफ द मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अगर खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, मार्केट गवर्नमेंट अगर खुद से मार्केट में कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी गुड सर्विस नहीं बनाएगा, तो क्या होगा, तो मार्केट फेलियर होने की संभावना है। मार्केट फेलियर का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारे देश के जो रिसोर्सेस है ना बेटा, वो मिस एलोकेट होते हैं, सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि कुछ गुड सर्विसेज जरूरत से ज्यादा बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन, या जितनी जरूरत है उससे कम बनते हैं, अंडर प्रोडक्शन। कुछ गुड सर्विसेज का जितना जरूरत था उससे ज्यादा का लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं, या जो चीजें लोगों को चाहिए थी वैसे वो सही क्वांटिटी में नहीं बन पाती। तो फिर से बोलते हैं कि अगर बेटा इफ द मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दे,
गवर्नमेंट अगर मार्केट में इंटरवीन नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो रिसोर्सेस सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं होंगे और क्या होगा, और मार्केट फेलियर का सिचुएशन होगा, जहां पे क्या होता है, जहां पे रिसोर्सेस का हमारे इकोनॉमी में मिस एलोकेशन, सही प्रकार से यूटिलाइजेशन नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है, या तो अंडर कंजम्पशन ओवर कंजम्पशन, या तो अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन होता है। ये चारों ही केसेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अंडर कंजम्पशन जैसे कि वैक्सीन, जैसे कि फूड, अगर गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीन नहीं दी रहती तो आज बहुत से लोग बेटा कोरोना के वजह से जो है एक्सपायर हो जाते। चूंकि मार्केट में एंटर करके गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीन दी, इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। राइट अगली है ना, तो अगर गवर्नमेंट नहीं एंटर करता तो प्राइवेट इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, भैया पैसा दो, पैसा दोगे तो ही वैक्सीन लगाने देंगे, ऐसा। गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत से लोगों को फ्री में राशन वगैरह भी प्रोवाइड करता है, कम रेट्स में राशन प्रोवाइड करता है। अगर गवर्नमेंट नहीं ये करता तो क्या होता, बहुत से लोग बेटा भूखे हमारे देश में रहते। आज भी ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा है ही नहीं, आज भी ये प्रॉब्लम है। ये कोई, हम ये नहीं बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आज भी है प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट के वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो पा रही है, जब वो राशन वगैरह हमें कम दामों में या फ्री में प्रोवाइड करते लोगों को। तो अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो क्या होगा, तो होगा मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में क्या क्या हो सकता है, जैसे इन चीज़ों का अंडर कंजम्पशन हो सकता है, या जैसे सिगरेट, अल्कोहल, ये तो ज़्यादा लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, पर अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया ना तो लोग इसको ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरवीन करके गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होकर क्या करता है, वो ऐसी चीज़ों पे बेटा बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देता है, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगा कर देता है, ताकि लोग ऐसी चीज़ों को कंपेरेटिवली कम खरीद सके, ऐसा, जिससे ये ओवर कंजम्पशन, ज़रूरत से ज़्यादा का कंजम्पशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। अगली बात बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट ने बेटा अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, अगर गवर्नमेंट खुद से इन्वॉल्व नहीं होगा मार्केट में बिल्कुल भी, तो क्या होगा, तो कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा बन जाएगी, कुछ चीजें जरूरत से कम बनेगी। जैसे सिगरेट, अल्कोहल, अगेन ये जरूरत से ज्यादा बन जाता है, ओवर प्रोडक्शन होता है इसका। हमारे देश में ये चीजों की जरूरत ही नहीं है वैसे, पर अब लोगों को क्या बताऊं आदत है, तो अब इसलिए इसका जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो चीजें जिस क्वांटिटी में चाहिए उसमें बन नहीं पाती, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब हमारे देश में हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पर जितने चाहिए उतने नहीं हैं, और जो प्राइवेट वाले होते हैं ना बेटा, उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, तो हर एक व्यक्ति वो अफोर्ड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो अगर गवर्नमेंट ने बेटा इंटरफियर नहीं किया, गवर्नमेंट ने खुद होके इंटरवीन, खुद होके इन्वॉल्व नहीं हुए मार्केट में, तो क्या होगा, खुद होके गवर्नमेंट ने रिसोर्सेस का एलोकेशन नहीं संभाला, तो क्या होगा, मार्केट फेलियर होगा, रिसोर्सेस का मिस एलोकेशन होगा। तो ये जो रिसोर्सेस का मिस एलोकेशन हुआ ना मार्केट से, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट आके क्या करता है, रिसोर्सेस को सही ढंग से एलोकेट करता है। तो बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन फंक्शन को इसलिए अपनाता है गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है इसलिए। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। यस आइए प्लीज, इधर आइए। तो यहां पे एक बार फिर से रीड करें, देखो क्या लिखा है। बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द वेज इन विच अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन आर एलोकेटेड टू वेरियस यूजेस। इसके थ्रू गवर्नमेंट बताएगा कि कौन से गुड सर्विसेज कितने बनने चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ अ क्रिटिकल प्रॉब्लम बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हम अगर रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है ना। बोलते हैं इन एडिशन रिसोर्सेज कैन हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। समझो पैसा, अब बेटा हमने पैसा जो है हमारे देश का सिगरेट अल्कोहल बनाने में लगा दिया, वही पैसों को यूज़ करके एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बन सकता था, वही पैसों को यूज़ करके हॉस्पिटल भी बन सकता था, ऐसा। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना, तो जो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर यूज़ है उसमें उसको यूज़ करो ना, फिर ऐसा बोल रहे हैं। एम आई क्लियर? बताइए प्लीज़, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही? आगे बढ़े।
नेक्स्ट देखें, अगली बात है, बोलते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंडिकेट्स अ सिचुएशन इन विच ऑल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सर्व ईच पर्सन इन बेस्ट वे पॉसिबल, मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड एफिशिएंसी। तो मार्केट फेलियर का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। मार्केट फेलियर का बेटा एकदम अपोजिट होता है। क्या बताइए? मार्केट है ना, मार्केट फेलियर का बेटा एकदम अपोजिट होता है। क्या होता है एकदम अपोजिट? इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मार्केट फेलियर क्या था कि रिसोर्सेज सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो रहे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का बेटा मतलब होता है जहां पे हम रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करें हमारे देश में। तो यहां पे लिख दो, ये क्या है? इट इज द अपोजिट ऑफ मार्केट फेलियर। राइट? तो गवर्नमेंट क्या करता है? रिसोर्स एलोकेशन फंक्शन को इसलिए अपनाता है ताकि वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी लेके आए, ताकि हमारे देश में रिसोर्सेज सही ढंग से यूटिलाइज हो पाए। ऐसा बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन का यही एम है, टू करेक्ट द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसी। जहां पे भी रिसोर्सेज सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो रहे, वहां पे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होकर रिसोर्स एलोकेशन को ठीक करेगा, बेटर करेगा। राइट? बोलते हैं इफ द मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, अगर मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, देन इट लीड्स टू इनएफिशिएंट एंड मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? स्केर्स मतलब लिमिटेड। अगर मार्केट को गवर्नमेंट ने अपने हाल पे छोड़ दिया तो क्या होगा? तो लोग रिसोर्सेस को सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं करेंगे। लोग रिसोर्सेस को सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं करेंगे। राइट? आगे बढ़े तो क्या होगा? 10 मार्केट फेलियर प्रोवाइड्स द रैशनल ऑफ गवर्नमेंट्स एलोकेटिव फंक्शन। एमसीक्यू आएगा। बोलते हैं मार्केट फेलियर, अगर गवर्नमेंट ने रिसोर्स एलोकेशन नहीं अपनाया तो क्या होगा? मार्केट फेलियर। बोलते हैं मार्केट फेलियर होता है, यही रीजन है, यही लॉजिक है गवर्नमेंट के एलोकेशन फंक्शन का। समझे? तो रैशनल का मतलब क्या होता है? रीजन या लॉजिक, कि क्या गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन अपनाने की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन अपनाने का क्या लॉजिक है। भैया मार्केट फेलियर होता है इसलिए। आगे बढ़े, बोलते हैं एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन रिसोर्स एलोकेशन में लीड टू अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन। मतलब अगर गवर्नमेंट ने बेटा ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने रिसोर्स एलोकेशन पे ध्यान नहीं दिया, खुद इंटरवीन नहीं किया, एब्सेंस रहा, खुद इंटरवीन नहीं किया मार्केट में, तो कुछ चीजें जरूरत से कम बनेगी, कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा बनेगी, कुछ चीजें जरूरत से कम कंज्यूम होगी और कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा कंज्यूम होगी। ये सारे ही हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। एम आई क्लियर? बताइए कमन। एम आई क्लियर? क्या ये बात एकदम क्लियर है गाइस? कमन, क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जल्दी से मुझे बताएंगे। एक बार ये रिसोर्स एलोकेशन पट से पढ़ो, ठीक है ना? हमें आगे बढ़ना है फिर नेक्स्ट। चलिए, क्या हम आगे बढ़े? कम ऑन गाइस। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर एक बार ये चार्ट बता दो, ठीक है ना? प्लीज़ देखिए एक बार। तो ये एक चीज़ है, इसको आप बाद में पॉज करके बाद में लिख सकते हैं आप, ठीक है? ये है अगला चार्ट, हमने ये बनाया था, ठीक है ना, कि रिसोर्स एलोकेशन जो है ये गवर्नमेंट क्यों करता है, ठीक है ना? वैसे ये मार्केट फेलियर की बातें यूनिट 2 में एकदम डिटेल में आने वाली है, ठीक है ना? ओके, चलिए जल्दी बताएं। चलिए बढ़ू आगे, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली बात। अच्छा, ये भी याद रहेगा आपको, प्लीज़। आपको एमसीक्यू आ सकता है, बोलेंगे बताओ गवर्नमेंट का कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है? एलोकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है जो ओवरऑल इकोनॉमी के स्टेबिलिटी की बात कर रहा है? स्टेबिलाईजेशन फंक्शन, ठीक है ना? तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा मैक्रो है, ठीक है? चलिए ओके, ये तो लिखा हुआ ही है वैसे बुक में, ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वापस आइए। ओके गाइज, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट है बोलते हैं मार्केट फेलियर विच हिंडर्स। हिंडर मतलब क्या? मतलब बीच में आता है, रुकावट, जो रुकावट के जैसा है। मार्केट फेलियर रुकावट के जैसा होता है टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर मार्केट फेलियर होता है ना, तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता।
तो मार्केट फेलियर विच वर्ड बताइए, विच हिंडर्स एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज अकर ड्यू टू व्हाट, दे अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, देखो इसका लॉजिक जो है ना हम कहाँ पढ़ेंगे, इसका लॉजिक यूनिट 2 में आपको आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। अगली बात है, ये पहला पॉइंट का लॉजिक यूनिट 2 में आने वाला है जब हम पढ़ने वाले हैं रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर, है ना, तो उसमें वो आएगा, तो अभी उसमें टाइम पास नहीं कर रहा, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट आइए, नेक्स्ट है मार्केट फेलियर टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स। बोलते देखो पॉइंट ये है, क्या डब्बा है ये, क्या है ये बॉक्स, ये बॉक्स बोल रहा है कि मार्केट फेलियर जो है, ऐसे कौन से मार्केट फेलियर्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमी के एफिशिएंट रिसोर्सेस, एफिशिएंट एलोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट अपन यूनिट 2 में देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट फेलियर टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स। मतलब कलेक्टिव गुड्स का मतलब होता है बेटा पब्लिक गुड्स, है ना, पब्लिक गुड्स जैसे कि बेटा जैसे कि रोड, ब्रिजेस, मेट्रो, इसे कलेक्टिव गुड्स या पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ये कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये समझे ना, कोई एक व्यक्ति के फादर का नहीं है, सबके फादर का है ऐसा। ये क्या है, कलेक्टिव गुड्स या पब्लिक गुड्स, समझे बात। गवर्नमेंट बेटा ये चीज क्यों प्रोवाइड करता है, कम ऑन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने खुद रोड नहीं बनाए, गवर्नमेंट ने खुद ब्रिजेस, गवर्नमेंट ने खुद मेट्रो नहीं बनाई, तो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं बनाने वाले। तो अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो प्राइवेट इंडिविजुअल कलेक्टिव गुड्स ज़्यादा बनाएंगे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को खुद आके बनाना पड़ता है। बोलते हैं यही तो मार्केट फेलियर है कि कलेक्टिव गुड्स जो क्वांटिटी में हमें चाहिए थे वो क्वांटिटी में प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को आके करना पड़ेगा। बोलते हैं मार्केट्स फेल टू प्रोवाइड, ये कुछ नहीं है ना, फेल टू प्रोवाइड द राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कि हॉस्पिटल, है ना, जैसे कि एजुकेशन, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये क्या है, ये होता है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स का बेटा मतलब होता है ऐसे चीज़ें जो क्या बताए, जो हमारे इकोनॉमी के लिए डिज़ायरेबल हैं। इसमें हमें फ़ायदे नुकसान के बारे में नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए मेरिट गुड्स में कि लोगों के फ़ायदे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ओवरऑल देश के फ़ायदे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरिट गुड्स होते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, लोगों के हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मेरिट गुड्स। अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो प्राइवेट इंडिविजुअल इसे राइट क्वांटिटी में नहीं बनाते। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ने हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए भी तो भी सब लोग अफोर्ड कर सके ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैसा चार्ज करेंगे ही, ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड एंड एग्जॉस्टेड इन इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। इसको ना बेटा हम कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि बेटा समझो आपके घर के पास एक तालाब है अब वो तालाब सबके लिए ओपन है ना, पब्लिक गुड है, सबके लिए ओपन है ना। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि रोज़ सुबह बेटा एक बंदा आता है, वो फिशिंग करता है वहाँ पे और सारी फिश निकाल के निकल लेता है। अब वो तो फ्री है सबके लिए कॉमन एक्सेस है ना, कोई भी आके यूज़ कर सकता है ना तालाब को। अब वो खुद ही सारी फिश निकाल के लेके चला जाता है, तो बाकी लोगों के लिए फिश बचती नहीं। देखो मैं फिश खाता नहीं हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि यही एग्जाम्पल इसमें, ठीक है, मैं फिश नहीं खाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ बताइए ठीक है ना, हाँ प्लीज़ आएंगे इधर, वापस आएंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, प्लीज़ सुनिए ना। तो पॉइंट ये है प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते हैं कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस, ठीक है ना, कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस, तो ऐसी चीज़ें जो कॉमनली अवेलेबल है सबके लिए, तो लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा का यूज़ करते हैं, उसकी पूरी बैंड बजा देते हैं ताकि बाकी लोगों के लिए बचना ही नहीं चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कॉमन है, लोग इसको ना ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, इसको एग्जॉस्ट, इसको ख़त्म ही कर डालते हैं। आपको पता है कुछ तो भी वंदे भारत या ऐसा कोई तो भी ट्रेन चालू हुई थी, उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सबके सीट के सामने ऐसा ईयरफोन्स रहेंगे, सामने स्क्रीन रहेंगी, ऐसा कुछ तो भी था उसमें गाने आप बजा सकते हैं ना, कुछ वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी था। बेटा लोगों ने क्या किया मालूम है, स्क्रीन फोड़ डाली, वो ईयरफोन ऐसा खींच के उसको क्या बताओ, उसको चोरी करके घर लेके चले गए। ये तो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगा ना तो लोग ऐसे ढोकले, वो कुछ बचने ही नहीं देंगे दुनिया में, ऐसा। अगली बात है एक्सटर्नैलिटी। अगेन ये यूनिट 2 में बेटा इसका लॉजिक आएगा, ठीक है ना। तो एक्सटर्नैलिटी क्या है, यूनिट 2 में आएगा, अभी उसको जान दो, बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है इन इक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
अगर बेटा गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो मार्केट फेलियर कैसे होगा कि अमीर गरीब के बीच में फासले बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो क्या होगा, जो अमीर लोग हैं उसके पास सारी चीज़ें हैं पर गरीबों के पास बहुत सी चीज़ें नहीं है। समझे ना, गरीबों के पास जो है वो बेसिक चीज़ें भी नहीं है। करेक्ट। आगे बढ़े, अगला बेटा फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। फैक्टर इमोबिलिटी देखो क्या है इसका मतलब, बोलते हैं व्हेन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो क्या बताइए, व्हेन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर इमोबिलिटी। जैसे मूवमेंट ऑफ लेबर, है ना, जैसे मूवमेंट ऑफ लेबर, है ना। बोलते हैं जैसे क्या, जैसे महाराष्ट्र में बेटा यहाँ पे लोग काफ़ी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जैसे बिहार, वहाँ पे भी लोग काफ़ी हैं पर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उतने नहीं हैं जॉब करने के। और अब यहाँ के बहुत से लोग हैं जो बिहार छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, तो उनको यहीं पे जॉब चाहिए पर वहाँ पे सफिशिएंट जॉब नहीं मिल रही और वो ये अपने स्टेट को छोड़ के भी जाना नहीं चाह रहे। फैक्टर इमोबिलिटी बोलते हैं, देखो इससे क्या होता है, इट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। तो अब बहुत से लोग बेटा खाली बैठे हैं, उनको उनके जगह पे जो चाहिए था रिसोर्सेज, उनके जगह पे जो उनको जॉब चाहिए था नहीं मिल पा रहा है, ऐसा। एंड फाइनली इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगेन ये यूनिट 2 में इसका लॉजिक आता है ना, ये यूनिट 2 में आएगा इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे जब मार्केट फेलियर के क्या रीज़न होते हैं तब वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है ये कब देखेंगे अपन, यूनिट 2 में, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो मार्केट फेलियर जो है इन सब चीज़ों के वजह से होता है ऐसा बोला जा रहा है फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मसग्रेव। तो मसग्रेव भाई साहब ने क्या बोला, द स्टेट गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। तो मसग्रेव भाई साहब के हिसाब से क्या होता है कि स्टेट मतलब क्या, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे चैप्टर 1 में भी होता ना, जैसे यूएसए में हम गवर्नमेंट को कुछ भी बोलना है तो हम उसको क्या, जैसे इंडिया में हमने बोला क्या ये गवर्नमेंट ना रोड अच्छे नहीं बना रही, गवर्नमेंट ने मेट्रो की सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की, ऐसा बोलते ना अपन। तो वैसे यूएसए यूके में गवर्नमेंट शब्द के लिए स्टेट वर्ड यूज किया जाता है, ऐसा। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मसग्रेव स्टेट मतलब कि कौन, गवर्नमेंट। समझिएगा बात बेटा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलग चीज है, ये नहीं बोल रहा वो। हमारे देश में जब हम जनरली गवर्नमेंट शब्द बोलते हैं ना, वैसे वहां पे स्टेट बोलते हैं उनको, कि द स्टेट इज नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, ऐसा, कि द स्टेट प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू द पीपल, ऐसा। तो बोलते हैं मसग्रेव के हिसाब से स्टेट मतलब क्या, मतलब कि गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट बाय द विच द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। बोलते हैं गवर्नमेंट ही बेटा वो इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करवा सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। हाँ, तो जिनके पास पैसा है वो खुद करेंगे, जिनके पास नहीं है तो उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसके ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट बोलते हैं 10 पब्लिक फाइनेंस क्या है, ये जो चैप्टर का नाम है, इट इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स दैट शुड बी आइडियली लीड टू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमल एलोकेशन लिमिटेड रिसोर्सेस। तो पब्लिक फाइनेंस में बेटा हम वही सारे मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो गवर्नमेंट यूज करता है, जिससे हमारे देश के रिसोर्सेस इफेक्टिव वे में सही प्रकार से ऑप्टिमली, मतलब जहां पे जितनी जरूरत है वैसे एलोकेट होते हैं, बस। तो ये कुछ काम का नहीं था, सिर्फ रीड मारना है। बोलते दिस लॉजिक मेक्स इट नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द मार्केट एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन इसलिए करना जरूरी है ताकि हमारे देश में सोशल वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई और हम कर सकें, उनका वेलबींग और सुधार सके, बस। एम आई क्लियर, मुझे बताइए ये डन है। तो ये डब्बा उतना काम का नहीं था ये वाला, इसको भी सिर्फ रीड मारना आपको, ठीक है ना। तो ये भी सिर्फ रीड करना है डब्बे को, ये भी सिर्फ रीड करना है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात, नेक्स्ट है एलोकेशन फंक्शन इन गवर्नमेंट बजटिंग। तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट बेटा जब बजट बनाता है बजट क्या है कि गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों पे कितना खर्चा करने वाला है, कहाँ कौन सी चीज़ों पे कितना टैक्स लगाएगा, वो गवर्नमेंट अपने बजट में बताता है, जो हम इस चैप्टर में आगे यूनिट्स पे देखने वाले हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बजटिंग का मतलब यह है कि देखिए हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड। तो गवर्नमेंट जो है जब अपना बजट बनाएगा ना, वो बजट बनाते वक्त एलोकेशन फंक्शन को मद्देनजर रख सकता है। गवर्नमेंट अपना बजट बनाते वक्त
एलोकेशन फंक्शन को कैसे फॉलो करेगा, लिखो हिंदी में, हिंदी में लिखो। इस हेडिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपना बजट बनाते वक्त एलोकेशन फंक्शन को कैसे फॉलो करेगा। चलिए कम ऑन, गवर्नमेंट अपना, यस प्लीज ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट अपना, यस प्लीज, बजट बनाते वक्त वो एलोकेशन फंक्शन को कैसे फॉलो करता है। पहला पॉइंट है बेटा, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड। तो गवर्नमेंट ट्राई करेगा कि जो गरीब लोग हैं उन पे हम कम टैक्स लगाए ताकि उनके पास रिसोर्सेज हाथ में बचे, ज़्यादा पैसा ज़्यादा बचे। और जो अमीर लोग हैं ना, उनके पास तो बहुत रिसोर्स है, ज़्यादा का पैसा है, तो उन पे ज़्यादा टैक्स ठोको ताकि उनके पास से पैसा कम हो थोड़ा। गवर्नमेंट जब बजट बनाएगा तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा, बोलते हैं हाउ एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ट्राई करेगा कि जो जो चीज़ें सही क्वांटिटी में नहीं बन रही है वो गवर्नमेंट खुद बना के दे देगा लोगों को, ऐसा, राइट। द प्रोसेस बाय विच टोटल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर डिवाइडेड अमंग वेरियस यूजेस। बोलते हैं गवर्नमेंट बजट में ये एलोकेशन फंक्शन को पूरा करने के लिए, एलोकेशन फंक्शन को निभाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, बजट में वो पूरा प्रोसेस बताएगा कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को, कैसे गवर्नमेंट अपने पैसों को इस तरह से यूज करेगा जिससे सब लोगों का फायदा हो। ओके, ये कुछ काम का नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं अगला है ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स। गवर्नमेंट बोलेगा कि देखो पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स ना, ये हमारे देश के लोग अपने आप नहीं बनाने वाले, तो हमको खुद इंटरवीन होके, गवर्नमेंट को खुद इंटरवीन होके खुद बनाना पड़ता है। आगे बढ़े, बोलते हैं अगला है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट में बताएगा कि हमारे देश का जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनीज है वो क्या क्या चीज़ें बनाएगी, वो कितना इन्वॉल्व रहेगी, उसके बारे में बातें करेगा। एंड फाइनली री एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट यूज टू पब्लिक यूज। क्या बोल रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है ना, कैसे वो प्राइवेट यूज को कम किया जाए और कैसे वो रिसोर्सेज को पब्लिक के लिए और ज़्यादा यूज़ किया जाए, मतलब हमारे देश के रिसोर्सेज को लोगों के लिए कैसे और हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बातें गवर्नमेंट बजट में करेगा। क्या ये डब्बा इंपॉर्टेंट है? आंसर है नहीं, ये डब्बा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी सिर्फ एक बार आपको रीड करना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो ये चैप्टर में कितनी सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें बेटा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो डब्बा है ना बेटा एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट अपना रिसोर्स एलोकेशन वाला जो काम है ना वो करेगा कैसे। आप बोल रहे ना बार बार एलोकेशन फंक्शन अरे तो वो एलोकेशन फंक्शन को कैसे निभाएगा, क्या करेगा इसमें, उसका ये डब्बा दिया है। आप समझिएगा बात, उसका आपको ये डब्बा दिया है, समझिएगा आप, बताओ ना जल्दी, ध्यान है सबका। तो देखिए बोलते हैं गवर्नमेंट में, तो बोलते हैं गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेगा। लिखो हिंदी में, लिखो हिंदी में, लिखो हिंदी में, लिखो वहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेगा, लिखो हिंदी में। आप बेटा ये हिंदी में ऐसा लिखोगे ना मतलब तो याद रहेगा आपको, वरना याद नहीं रहेगा एग्जाम के समय। इधर देखिए, इधर क्या मैंने बोला था, गवर्नमेंट बजट बनाते वक्त अपने एलोकेशन फंक्शन को कैसे निभाएगा, है ना, अपने एलोकेशन फंक्शन को कैसे पूरा करेगा बजट बनाते वक्त, ऐसा वो इसका ये हेडिंग का मतलब है, राइट। आई इधर तो क्या है यहाँ पे देखो, तो गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेगा। गवर्नमेंट बोलेगा देखो गवर्नमेंट एक काम करो, जो चीज़ें प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं बना रहे ना वो तुम खुद बना लो। तुमको लगता है ना कि जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल कम बन रहे हैं तो तुम बना लो ना एक्स्ट्रा के। तो गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन कैसे कर सकता है? पहला पॉइंट, गवर्नमेंट कैन हिमसेल्फ डायरेक्टली प्रोड्यूस एन इकोनॉमिक गुड। जो तुमको लगता है ना कम बन रहा, तुम खुद बना लो उसको। अच्छा, तुम खुद बनाओगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इट कैन इन्फ्लुएंस प्राइवेट एलोकेशन। गवर्नमेंट बेटा, गवर्नमेंट जो है ऐसे स्टेप्स ले सकता है, ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जिससे, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग क्या बना रहे ना वो अफेक्ट होगा। कैसे? गवर्नमेंट क्या बोलेगा, देखो गवर्नमेंट जो चीज़ों को चाहेगा कि ज़्यादा बननी चाहिए, समझो बेटा जिन चीज़ों का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट क्या चाहता है
कि ये ज्यादा बननी चाहिए। जैसे कि बेटा हमारे देश में सोलार पैनल्स, अगर हमारे देश में बेटा सोलार पैनल्स ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, तो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, साथ ही साथ ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है ना। तो क्या बोल रहा है, बोलते हैं गवर्नमेंट जो है ना ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जिससे प्राइवेट इंडिविजुअल जो गुड सर्विस बना रहे ना उनका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है इससे, ऐसा ध्यान दीजिए। बोलते हैं गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा, वो इंसेंटिव बांटेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है बेटा इंसेंटिव बांटेगा। इंसेंटिव बांटेगा मतलब कुछ फायदे, मतलब कुछ पैसा प्रोवाइड करेगा या कुछ फायदा प्रोवाइड करेगा। किसको, जो चीजें कम बन रही है, जरूरत से कम बन रही है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, एक काम कर, सोलार पैनल हमारे देश में कम बन रहे का, एक काम करो, जो जो कंपनी सोलार पैनल बना रही ना उनको टैक्स में कंसेशन, उनको डिस्काउंट, तुम्हें लोअर रेट, तुम्हें हम टैक्स में लोअर रेट लगाएंगे या कम रेट देना पड़ेगा टैक्स का, तुम्हें हम सब्सिडी बांटेंगे, तो हमारे तरफ से पैसा रखो। तुम्हें सोलार पैनल बनाने में 1 लाख रुपए लगते हैं ना, 30,000 रुपए हम देते, तुम लोगों से 70,000 ही लो सिर्फ। तो इससे तुम्हारी चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो तुम धीरे धीरे प्रोडक्शन भी बढ़ाओगे। अच्छा, जो चीजें ऑलरेडी ज्यादा बन रही है, जो चीजें ऑलरेडी जो चीजें बेटा, जो चीजें ऑलरेडी ओवर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन चीजों का प्रोडक्शन कम करवाना है ना, इनका प्रोडक्शन कम करवाना, इनका प्रोडक्शन कम करवाना है। तो क्या करें, तो ऐसी चीजों पे टैक्सेस बढ़ा दो, ऐसी चीजों पे बैन लगा दो ताकि लोग इसे ज्यादा ना बना सके। इसको बोलते हैं डिसइंसेंटिव। तो गवर्नमेंट अपने इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव से क्या कर सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एलोकेशन को अफेक्ट कर सकता है। क्या क्लियर है बात, आगे बढ़े। अगली बात है, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू इट्स कॉम्पिटिशन पॉलिसी। बेटा देखो, एक चीज होती है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसे अगर बेटा किसी मार्केट में किसी कंपनी की मोनोपोली बन गई ना, मोनोपोली, तो वो क्या करता, जनरली मोनोपोली वाला क्या करता है पता है क्या, वो ना बेटा जानबूझ के ज्यादा प्राइसेस चार्ज करता और जानबूझ के कम क्वांटिटी बनाता। वो जानबूझ के अंडर प्रोडक्शन करता है अपने प्रोडक्ट का। क्यों, ताकि उसका ना बेटा क्या बताओ स्कैर्सिटी मेंटेन रहे। वो जानबूझ के कम क्वांटिटी बनाता मोनोपोली वाला, और ताकि लोगों से ज्यादा प्राइस ले सके, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। मतलब अगर मोनोपोली कब बनती है, जब किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला सिर्फ एक ही कंपनी है, इसे बोलते हैं मोनोपोली। जैसे मोनोपोली जनरली कहीं पे देखने को मिलती नहीं। क्यों, क्योंकि मोनोपोली बनना अच्छी बात नहीं होती मार्केट के लिए। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता कि कोई प्राइवेट कंपनी का मोनोपोली बने। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एप्पल की तो मोनोपोली है। नहीं बेटा, एप्पल जो मोबाइल बनाता है, एप्पल जो एयरपोर्ट बनाता है, कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं क्या मोबाइल बनाने वाली? बहुत कंपनी है, बहुत कंपनी है जो एयरपोर्ट बनाते हैं। जब कोई प्रोडक्ट बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, दैट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली जनरली बनने ही नहीं देता गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे देश के कंज्यूमर के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा मोनोपोली कब बनता, जब कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट कंपटीशन पॉलिसीज बनाएगा, जैसे कि कंपटीशन एक्ट 2002, जो इंश्योर करेगा कि भाई कंपटीशन बना रहना चाहिए, कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत होगी। ऐसा गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी एक्टिविटीज सच एज लाइसेंसिंग, मिनिमम वेजेस। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को बोलेगा भाई देख तेरे को और प्रोडक्शन बढ़ाना है क्या, तेरे को और मशीनरी लगानी, पहले हमसे लाइसेंस ले। तो गवर्नमेंट लाइसेंस वाला सिस्टम लाके क्या करेगा, वो रेगुलेट कर सकता है किसी कंपनी के ग्रोथ को। गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू ना अपने लेबरर्स को सही वेजेस, सही सैलरी पे नहीं कर रहा, हम जो मिनिमम वेजेस बोल रहे हैं इतना तो पे करना ही पड़ेगा। बोलते हैं गवर्नमेंट विल सेट लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स। मतलब गवर्नमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट बेटा ऐसे लॉज बनाएगा जिससे क्या बताइए हमारे देश में कंपटीशन बढ़े, जिससे जो है लोग गलत चीज़ों में रिसोर्सेज वेस्ट ना करें और रिसोर्सेज सही जगह पे यूटिलाइज हो। ऐसे लॉज बनाएगा गवर्नमेंट। या इन सारे चीज़ों का कोई मिक्सचर भी कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई एक ही चीज़ करनी है।
कि इससे यही करेगा बाकी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। ये पहला दूसरा पॉइंट दोनों कर सकता है गवर्नमेंट, ये पांचों पॉइंट एक साथ कर सकता है। तो कोई भी मिक्सचर ऑफ द अबव मेथड्स गवर्नमेंट यूज कर सकता है रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए। एम आई क्लियर? डन है, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए ओके, अगला टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यस तो गाइस, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर किसी भी फील्ड में कोई भी कंपनी की मोनोपोली नहीं है क्या? आंसर है कि देखो, जैसे हमारे देश में देखें तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे में। देखो गवर्नमेंट की खुद की मोनोपोली चलती है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बेटा प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। मुझे बताओ, आज अगर आपको ट्रेन से जाना है इंडिया में, कहीं पे भी ट्रेन से जाना, ट्रेन, तो आपके पास इंडियन रेलवे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का? नहीं। मतलब ट्रेन में तो वही एक ही कंपनी है ना, और इंडियन रेलवे किसका? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली रही ना किसी चीज़ में वो चलता, पर कोई प्राइवेट कंपनी की, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल की मोनोपोली नहीं बननी चाहिए। इसके लिए ये सारे कंपटीशन एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 में मैंने बताया था, कंपटीशन एक्ट के पहले एमआरटीपी एक्ट बनाया था, है ना? ऐसा है। चलिए आएंगे वापस, रेडी है? क्या मैं बढ़ू आगे, है ना? चले आएंगे इधर, ठीक है, वापस आएंगे। बेटा अभी तक कोई इसमें एमसीक्यू नहीं था, बस यहाँ पे ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन के लिए क्या क्या कर सकता है। उसमें ऐसा ऑप्शन ए बी सी डी ऐसा कुछ आएगा बस। तो और कोई इधर एमसीक्यू बनने लायक कोई चीज़ थी नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला सिर्फ रीड करो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आपको बोलेगा किसने ये 3 रोल बताए गवर्नमेंट के, रिचर्ड मसग्रेव ने। कौन सी बुक थी? थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। समझे बात? तो नाम पे एमसीक्यू आ सकता है। ये कब बनाई? 1959 में बनाई, है ना? कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक है, ये एमसीक्यू आ सकता है। ऐसे एमसीक्यू आएंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले। समझे बात? गवर्नमेंट को रिसोर्स एलोकेशन क्यों करना पड़ता है? मार्केट फेलियर होता वरना, इसलिए, है ना? यहाँ पे बोलेगा कि हमारे देश का 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स कौन से हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा समझ में आई बात है? ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। तो देखिए बोलते देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ लेफ्ट टू द मार्केट, distribution of income among the individual in the society is likely to be skewed, and thus government has to intervene to ensure more socially optimal and egalitarian distribution. egalitarian का मतलब क्या है? egalitarian का मतलब क्या है बेटा? इक्वल, है ना? अब सुनिए बात ध्यान से, बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत क्या है? ये रोल गवर्नमेंट को निभाने की ज़रूरत क्या है? गवर्नमेंट को क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है इकोनॉमी में? बोलते देखो, हमारे इकोनॉमी में जो है ना, हमारे जो इकोनॉमी में अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इफ़ द मार्केट इज़ लेफ्ट टू इटसेल्फ, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? मार्केट को अपने हाल पे छोड़ देना। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, अगर गवर्नमेंट खुद से कुछ इन्वॉल्व ना हो मार्केट में, है ना, मार्केट को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ पे छोड़ दिया कि भैया तुमको जो गुड सर्विस बनाना बनाओ, जो प्राइस रखना रखो, पूरा ही तरीके से कैपिटलिज्म कर दिया, तो क्या होगा? प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा बेटा कि कुछ लोग जो अमीर होंगे वो और अमीर होते जाएंगे, और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएगा। तो हमारे देश में जो टोटल इनकम है वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हम बोलते हैं कि हमारे देश का जीडीपी क्या है? हमारे देश का जीडीपी है बेटा कितना? बोलो, $4 ट्रिलियन। कितना बताओ? 4 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब कितना होता है? ट्रिलियन का मतलब होता है बेटा 12 जीरो, 4 के बाद 12 जीरो, उतना डॉलर। ये हमारा क्या है? जीडीपी है। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो पता चलेगा एवरेज में हर एक व्यक्ति कितना कमाता है। समझो बेटा, अगर एवरेज, अगर मैं आपको बताता हूँ हमारे इंडिया का, इसको बोलते हैं पर कैपिटा। क्या बोलते हैं? इंडिया का पर कैपिटा। चलिए जल्दी बताइए, इंडिया का, प्लीज ध्यान दीजिए। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अगर मैं बताऊं, मतलब पर पर्सन, हमारे देश में हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति
एवरेज में कितना कमाता है, देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 1,84,000 रुपीज़ हर व्यक्ति एवरेज में। कैसे आया होगा ये, हमने हमारे देश का पहले नेशनल इनकम निकाला, इसको डिवाइड किया हमने किससे, हमारे पॉपुलेशन से, तो क्या आ रहा एवरेज 1,84,000, मतलब महीने का 15,000। क्या आपको लगता है हमारे देश में हर एक व्यक्ति महीने का 15,000 कमाता ही होगा? कुछ लोग होंगे जो कुछ भी नहीं कमाते, कुछ होंगे जो 2-3 हज़ार कमाते हैं, कुछ होंगे जो करोड़ों कमाते हैं, कुछ होंगे जो लाखों कमाते हैं। मतलब ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, इससे हमें ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। होता क्या है कि हमारे देश का, प्लीज़ ध्यान दीजिए, हमारे देश में अगर गवर्नमेंट ने खुद से इन्वॉल्वमेंट नहीं किया तो क्या होगा, हमारे देश की जो इनकम है ना वो लोगों के बीच बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। अमीर व्यक्ति और अमीर होते जाएगा, गरीब और गरीब होते जाएगा। तो अमीर और गरीब के बीच ये फासलों को, ये जो फासले हैं ना, इसको कम करने के लिए इनकम जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इनकम जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, वो बहुत ही स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब एक तरफ ज़्यादा झुकाव है, अमीर लोगों के तरफ ज़्यादा ही झुकाव है। अमीर लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है, गरीबों के पास बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो इनकम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है, बिकॉज अगर मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल बी स्क्यूड, अमीर व्यक्ति और अमीर होते जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम विल बी झुकाव, किसके तरफ झुकाव होगा ज़्यादा, अमीरों के तरफ। इसलिए गवर्नमेंट को खुद इन्वॉल्व होकर ऐसे पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे जिससे द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर सोशली ऑप्टिमल एंड मोर इगैलिटेरियन। मतलब गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे अमीर गरीब के बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो। जो गैप है, वो गैप कम होना चाहिए लोगों के इनकम, अमीर और गरीब के इनकम के बीच में से। तो बोलते हैं इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन फॉर होम शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या कौन सा गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का कौन सा रोल है जो फॉर होम शुड वी प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट इज आर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर से सुनिए, गवर्नमेंट का कौन सा रोल, कौन सा फंक्शन है जो फॉर होम शुड वी प्रोड्यूस इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या इस सवाल का जवाब देता है। क्या बोलोगे आप, ये बोलते हैं इट ऑल्सो रिलेट्स to the manner in which effective demand over the economic goods is divided among the various individuals of the society। तो हमारे देश की जो डिमांड है वो कैसे डिवाइडेड है लोगों के बीच में। अब होगा क्या, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो अमीर व्यक्ति जो जिसके पास बहुत पैसा है वही ज़्यादातर चीज़ें खरीदेगा, गरीब तो ज़्यादा कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। तो डिमांड जो है चीज़ों की वो क्या रहेगी, वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी, समझा। अमीर लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा, गरीबों का डिमांड बहुत ही कम। तो हमारे देश का जो इफेक्टिव डिमांड है गुड सर्विसेज का वो कैसे डिवाइडेड है लोगों के बीच में, इसको भी ठीक करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। समझा, सिंपल भाषा में अमीर गरीब के बीच में फासलों को, डिफरेंस को कम करना है, समझे। आगे बढ़े, बोलते हैं अब गवर्नमेंट बेटा जब अपना बजट बनाता है तब ये अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे निभाएगा। देखिए बोलते हैं गवर्नमेंट बेटा एक्सपेंडिचर साइड एंड रेवेन्यू साइड। गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर साइड क्या करेगा, बोलते हैं गवर्नमेंट में प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग टू डिजर्विंग पीपल। बोलते हैं जो लोग डिजर्व करते हैं, मतलब जो बेचारे गरीब है ना, तो वो लोग डिजर्व करते हैं फ्री या सब्सिडाइज मतलब कम रेट में। सब्सिडाइज मतलब क्या होता है बताओ, कम रेट में। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाएगा अपना, बजट में क्या बनाता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बताता है कि आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, हम किस पे कितना टैक्स लगाएंगे, ये बजट में बताता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो एक्सपेंडिचर साइड पे बोलेगा कि काम करो, जो डिजर्विंग पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनको फ्री में खाना बांटो, उनको फ्री में एजुकेशन दो या कम रेट में दो। ऐसा गवर्नमेंट अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को निभाने के लिए बजट में रेवेन्यू साइड क्या कर सकता है, मतलब रेवेन्यू के तरह। जैसे गवर्नमेंट बेटा जब लोगों पे टैक्स लगाता है तो क्या होता है तो गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है। गवर्नमेंट आपके इनकम पे टैक्स लगाएगा तो आप टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दोगे, तो गवर्नमेंट की क्या होंगी, इनकम, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। ऐसा तो गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड मतलब टैक्स के साइड क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को यूज कर सकता है।
अब ध्यान दीजिए, एक होता है बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। ध्यान दीजिए, इधर आइए, इधर आइए, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ध्यान दीजिए, देखो प्लीज ध्यान देंगे, सबका ध्यान है, प्लीज बताइए फास्ट। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलता है बेटा यहाँ पे, बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। देखो प्रोग्रेसिव में क्या है, बोलते हैं जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, इसको बोलते हैं बेटा प्रोग्रेसिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स होना। जैसे कि हमारे देश का जो इनकम टैक्स है ना, वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। उसमें ना गवर्नमेंट ने स्लैब दे दिया है कि तुम्हारी इनकम 2.5 लाख तक है क्या साल की, तो तुम्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। उससे ज़्यादा है तो थोड़ा 5% 10% टैक्स दो। तुम्हारा इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर 30% टैक्स दो, ऐसा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगी वैसे और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना। तो गरीब व्यक्ति है, कम इनकम है तो कम टैक्स दो या दो ही मत, अमीर है तो फिर ज़्यादा टैक्स दो, ऐसा। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। तो अगर हम हमारे देश में रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम हमारे देश में अमीर और गरीब के इनकम के बीच में फासले कम करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को यूज करना पड़ेगा। समझे पॉइंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिग्रेसिव टैक्स। रेडी है, नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट है आपका रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो व्यक्ति के इनकम पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि जीएसटी। जैसे कि जीएसटी, मुझे बताइए, समझो बेटा आप मार्केट में गए पार्ले जी खरीदने के लिए, पार्ले जी का पैकेट आया 20 रुपए का, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, ठीक है, समझो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं शालू का और मेरा, ठीक है। शालू बेटा इसकी इनकम जो है महीने की, ये महीने की 1 लाख रुपए पर मंथ कमाती है। मैं जो हूं बेटा मैं महीने का 5,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं। हमारे इनकम में कितना फर्क है, शालू कितनी अमीर है बेटा, महीने का 1 लाख कमाती है, मैं महीने का सिर्फ महज 5,000 रुपए कमाता हूं पर मंथ। क्लियर है बात। अब मुझे बताइए यहाँ पे मुझे भी इस पार्ले जी का 20 रुपए देना है, इसको भी 20 रुपए देना है। ये जो आप एमआरपी पे करते हैं ना, जो आप प्राइस पे करते हैं ना बेटा, ये क्या होता है, ये होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा लिखा होता है। कभी पढ़ा है आपने, एमआरपी में सारे टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। इस 20 रुपए में एक्चुअल में बेटा 2 रुपए का जीएसटी होता है। समझे बात, एग्जाम्पल ले लो, 2 या कुछ और भी 3-4 रुपए भी हो सकता है, एग्जाम्पल 2 रुपए। तो इस 20 रुपए में लगभग 2 रुपए का क्या होता है, जीएसटी होता है। अब मेरी इनकम 5,000 महीने की है, मैंने भी 2 रुपए का जीएसटी दिया इस अमाउंट में, और शालू ने भी दिया। सर पर हमने तो पार्ले जी लिया, हमने टैक्स का दिया बेटा, टैक्स दिया तुमने। तुम जो प्राइस पे करते ना चीजों की, उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं बेटा। जैसे तुमने समझो अल्टीमेट सीए से एग्जाम्पल, तुमने अल्टीमेट सीए से 20,000 का, समझो हमारा सीए फाउंडेशन का बैच लिया एग्जाम्पल 20,000 का बेटा। इसमें जब तुम हमें 20,000 रुपए देते हो ना, इसमें 18% जीएसटी होता है। मतलब लगभग इसमें लगभग जो है बेटा, आप समझ लो लगभग जो है 3,600 रुपए अप्रॉक्स इसमें होता है जीएसटी। ये जो 3,600 रुपए है ना, तुमने हमको दिए 20,000, वो 20,000 मुझे मिल गए। अब मुझे आपके बिहाफ पे ये 3,600 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, और मुझे हाथ में से इतना ही रुपया बचता है। आपको फील आ रहा है। और फिर इसमें से मैं मेरे बाकी खर्चे करूंगा, और फिर अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो वो ऐसा। आप जो भी चीज खरीदते हैं हर चीज में जीएसटी होता है, कुछ भी ले लो आप, मैक्सिमम चीजों में जीएसटी होता ही होता है। आप टीवी खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, कार खरीदो, एसी खरीदो, सब में जीएसटी इंक्लूड है। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं, ऐसा। यस नो बताइए। तो अब ये जीएसटी क्या है, ये तो लोगों के इनकम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। मैंने लिया तो भी 20 रुपए देने हैं पार्ले जी के, शालू ने लिया तो भी 20 रुपए देने। इसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ऐसा टैक्स का अमाउंट, मतलब रिग्रेसिव का मतलब होता है ये बहुत ही पुराने
क्या बताओ, ये क्या बताइए, बहुत ही मतलब ऐसे पुराने ज़माने की सोच, इसे बोलते हैं रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जो काफ़ी मॉडर्न सोच होती है, ऐसा बोलते हैं। तो रिग्रेसिव टैक्स होता है जो लोगों के इनकम पे डिपेंड नहीं होता। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कम ऑन जल्दी, ये सुनो, है ना, ऐसा है। तो याद रहेगा, बताइए। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपका जीएसटी होता है ना, ये आपका होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। क्योंकि क्या हुआ, जैसे आपने बेटा अल्टीमेट से का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपने क्या गवर्नमेंट को पैसा दिया? क्या नहीं, आपने हमें दिया, हम आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को देंगे, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है ना बेटा, ये आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ता है। समझ में आ रही ना बात है? हाँ, तो ये क्या बताइए, ये आपको किसको देना पड़ता? ये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे समझो 20,000 रुपये आए, इसमें 3600 कहाँ चले गए बताओ? 3600 चले गए जीएसटी में, बचे कितने? 16,400। अब आपकी बुक प्रिंट होंगी चारों सब्जेक्ट की, चारों सब्जेक्ट की एवरेज में 3-4 बुक पकड़ लो तो 15 से 16 बुक हो जाएंगी, है ना। तो 15 बुक को प्रिंट करने का खर्चा, समझे, कुछ मोटी बुक रहती है, कुछ पतली रहती है, उस पर कलर्ड बुक्स रहती हैं, समझो अराउंड मैं बोल रहा हूँ 8,000 रुपये जो है उसके चले गए। कि उसमें फिर पैकिंग का खर्चा, उसमें एम्प्लॉय जो हमने रखा है जो पैकिंग करेगा, आपको भेजेगा, कुरियर का खर्चा, तो बचा कितना भी 8,400, ये बुक्स का हो गया, ठीक है ना। फिर जो है आपको, जो हम अभी एप्लीकेशन पे आप क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको जो है आप अभी एप्लीकेशन पे क्लासेस ले रहे हैं, ये एप्लीकेशन हमने बनवाया है, समझे। इसको, ये जो अभी लाइव चल रहा है ना, ये हम अमेजोन पे हमने सर्वर खरीदा हुआ है रेंट पे, उसके वजह से अभी आप लाइव देख पा रहे हैं एप्लीकेशन पे। तो वो सर्वर के चार्जेस देने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है? तो समझो आप अप्रॉक्स समझ लो उसके 1,000 रुपये हो गए, सर्वर चार्जेस समझो आप 1,000 रुपये हो गए, ठीक है। फिर हमारी बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेल्स टीम है, हमारा ऑफिस है, उसका खर्चा, तो बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप पकड़ लो, ठीक है, आप पकड़ लो मिसलेनियस एक्सपेंस 1,400 रुपये पकड़ लो, चलो। तो 8,400 में से 2,400 हटाओ, कितना बचा? 6,000 रुपये बचा, राइट। अब रुको एक मिनट, ये क्या समझो, ये हो गया प्रॉफिट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस पे देना है टैक्स 30%, तो इस पे अभी टैक्स देना पड़ेगा 30%, कितना वो बताओ? 1,800 रुपये टैक्स दिया, तो कितना, ये कौन सा टैक्स है? ये है इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स है, समझे बात। तो 1,800 टैक्स दिया तो कितना हुआ? 4,200। और हम फैकल्टी कितने हैं? 4, तो चारों फैकल्टी को देना है पैसा, तो सबको 1,000 रुपये मिले। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब ये 1,000 रुपये हमको मिले ना बेटा, हमने सर्विस दिया कंपनी को, इसने हमको पैसा मिला, इस पे हमको फिर से जीएसटी देना है 180 रुपये, तो 820 रुपये हमारे पास बचे। अब हम इसमें हमारा कुछ खर्चा करेंगे, हम हमारे इसमें कुछ खर्चा करेंगे, समझो 200 रुपये खर्चा किया तो 620 रुपये बचे। इस पे अब 30% टैक्स मुझे अलग से देना है, ये तो कंपनी ने दिया अल्टीमेट सीए ने, और अभी ये टैक्स किसको देना है? ये टैक्स अब मुझे देना है, इंडिविजुअल फैकल्टी को। मतलब भाई एंड में पर फैकल्टी कितना बचा? 400-500 रुपये। क्या आपको ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है, आप समझ लो बात मैं क्या बोल रहा हूं। ये समझ में आ रही बात है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? ये सच्चाई है, इतना टैक्स हम देते हैं एक्चुअल में। ये जब आप कमाना चालू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना टैक्स। आप सोचो ना, यहां पे टैक्स, जीएसटी, ये इनकम टैक्स, फिर इंडिविजुअली जीएसटी देना है, इंडिविजुअली इनकम टैक्स देना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसा है, ठीक है। चलिए वापस है सर, टैक्स कैसे पे करते हैं? अब क्यों अननेसेसरी टाइम पास करना है बेटा, है ना। तो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के थ्रू होता है, ठीक है ना, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके होता है। चलिए वापस आइए। चलिए आएंगे वापस, तो हम क्या बोल रहे थे अभी, इधर आइए। चलो डन है क्या बात? यस, तो इधर आइए, ये क्लियर है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड क्या करेगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब ऐसे टैक्स लॉस बनाएगा जिससे जो लोग ज़्यादा अमीर हो गए उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, गरीबों को कम देना पड़े, समझे। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे।
अगली बात है, अगला नेक्स्ट है बेटा एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसमें जो है प्लीज ध्यान दीजिए, एम ऑफ क्या बताइए, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्लीज ध्यान। तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत क्या है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटल आउटपुट, मतलब हमारे सोसाइटी में जो टोटल गुड सर्विसेज बनते हैं, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विसेज बनते हैं ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए लोगों के बीच। ये हम चाहते हैं, ये होगा नहीं कभी एकदम से, पर हम ये चाहते हैं करना ऐसा। नेक्स्ट अगला है बेटा एडवांसिंग द वेलबींग ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु सफर फ्रॉम डिप्रीवेशंस। बोलते हैं जो लोग डिप्रीवेशन, डिप्राइव, जिनके पास चीज़ों की कमी है, इसे डिप्राइव होना बोलते हैं, चीज़ों की कमी होना। तो जो लोगों के पास बेटा चीज़ों की बहुत क्या बताइए कमी है, कमी, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, डिप्रीवेशन। तो जो लोग के पास चीज़ों की कमी है, उनकी ज़िंदगी को और सुधारना है, उन्हें बेटर ज़िंदगी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है लोगों की इनकम इक्वल करनी है, वेल्थ मतलब संपत्ति सबकी इक्वल होनी चाहिए, हम चाहते ऐसा हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे जनरली बेटा जो अमीर व्यक्ति होते हैं वही बड़े बिजनेसेस जनरली चालू कर पाते हैं आसानी से। ऐसा नहीं कि गरीब कभी भी नहीं कर सकता, कर सकता है पर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, पर अमीर व्यक्ति के लिए बड़ा बिजनेस करना कंपेरेटिवली आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलते हैं प्रोवाइड, तो ये हम चाहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए ये फंक्शन को निभा रहा है गवर्नमेंट, है ना। तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ अचीव हो, ये हो गई ऐसा नहीं है, हम ट्राई करेंगे कि अचीव हो ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हु हैव हार्डशिप्स। तो जिन्हें बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जिन लोगों को बेटा बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है हमारे देश में, तो हम क्या चाहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी मतलब पुलिस वाले नहीं, सिक्योरिटी मतलब मेंटल सिक्योरिटी कि यार चलो हमारी गवर्नमेंट है, हमको भूखा तो मरने नहीं देगी, जो भी बेसिक नीड्स है हमारी ज़रूर पूरी करेगा गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो लोगों को सिक्योर फील करवाना है कि यार तुम टेंशन मत लो, गवर्नमेंट बैठी है, तुम भूखे नहीं मरोगे, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ज़रूर मिलेगी ऐसा। एंड नेक्स्ट एंश्योरिंग दैट एवरीवन एंजॉयज अ मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग। मिनिमल मतलब सबके पास बेटा बेसिक रोटी कपड़ा मकान तो होना चाहिए, ये ट्राई करेगा गवर्नमेंट ये चीज़ अचीव करने के लिए। एम आई क्लियर, बताइए, कम ऑन जल्दी फास्ट। एम आई क्लियर गाइस, क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस कम ऑन। तो ये क्या है, एम है। कैसा सवाल आएगा इसमें, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेंगे बताओ इसमें से क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एम है या क्या नहीं है, ऐसा सवाल आ सकता है। क्लियर, सिंपल, यस प्लीज बताइए, कम ऑन जल्दी। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका एग्जांपल्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या है पहला देखेंगे, तो बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट क्या क्या करता, वैसे अब बोल रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट क्या क्या करता है। भाई देखते हैं, आइए। पहला है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी ही बेटा क्या बनाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ताकि जो अमीर व्यक्ति है उससे ज़्यादा टैक्स हम ले सके और गरीबों के लिए फिर वो पैसों को यूज़ करेगा, गरीबों को उन पैसों से ही सब्सिडी देगा। तो बोलते हैं अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूलो, गरीबों पे टैक्स मत लगाओ या कम टैक्स लगाओ, एंड वो जो पैसा मिला उससे सब्सिडी बांटो। पुअर लोगों को कम रेट में तुम एजुकेशन दो, कम रेट में राशन प्रोवाइड करो, ऐसा। बोलते हैं जो पैसा तुम्हें प्रोसीड्स मतलब रेवेन्यू है ना, या रिसीट, पैसों का रिसीट है ना, उसे बोलते हैं प्रोसीड्स, बोलते हैं रिसीट ऑफ, समझे क्या बात? अरे यार पैसा मिलता ना, इसको प्रोसीड्स बोलते हैं ढोकले। हाँ, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब टैक्स लगाने से प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने से जो पैसा आएगा ना, वो पैसों को यूज़ करेंगे अपन पब्लिक सर्विसेज देने में, जिससे गरीबों की हेल्प होगी, गरीबों को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, तो गरीबों के लिए क्या करो तुम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन कर दो, है ना। ये हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, कास्ट बेस्ड भी है और इनकम बेस्ड भी अब आ चुका है रिजर्वेशन, है ना। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं फिर उसमें। तो क्या बताए, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन तुम कर दो, तो इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग रहेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी उनके लिए सीट बुक रहेगी, ऐसा। आगे बढ़े, बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स टू द डिप्राइव्ड सेक्टर। अगेन जो डिप्राइव्ड सेक्टर है, जिनके पास चीज़ों की काफ़ी कमी है, उन्हें तुम क्या दो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दो तुम।
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब बेटा ये होता है कि क्या बताइए कि जो लोग बेटा बेरोजगार होता है ना, उसको गवर्नमेंट हर महीने कुछ पैसा देता, 2,000 रुपये 3,000 रुपये, बोले तू बेरोजगार है ना, ले पैसा रख, है ना, ऐसा। ठीक है, फिर क्या बताए ट्रांसफर पेमेंट्स, ये हम चैप्टर 6 में पढ़ते हैं ट्रांसफर पेमेंट के बारे में, कि जिसमें गवर्नमेंट पैसा देता है पर उसके रिटर्न में कुछ गुड्स या सर्विस नहीं लेता लोगों से, इसे बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ट्रांसफर पेमेंट टू द डिप्राइव्ड सेक्टर बोलते हैं। तो आप गरीबों को पैसा बांटो, मतलब इन शॉर्ट बोलते हैं जो भी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एक बीपीएल लाइन होता है ना, हमारे देश का बीपीएल बताओगे आपको, इंडिया का बीपीएल इनकम लेवल, चले देखते हैं। इंडिया का बीपीएल इनकम लेवल है बेटा 27,000 रुपये। मतलब अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति अप्रॉक्स एवरेज है, अगर 27,000 रुपये साल का अगर इतना भी नहीं कमा पा रहा तो उसे बीपीएल खानदान मानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिली उसको फिर माना जाता है। तो गवर्नमेंट फिर उसको सारे बेनिफिट्स देता है, ठीक है ना। तो ये जो बीपीएल वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, इन्हें मॉनेटरी एड मतलब क्या होता है, एड मतलब होता है बेटा हेल्प, यहाँ पे एड का मतलब क्या है, हेल्प। तो मॉनेटरी मतलब पैसों के रूप में उन्हें हेल्प करो, या तो पैसा प्रोवाइड करो, या तो तुम उन्हें हेल्प करो इन काइंड मतलब कुछ एसेट्स वगैरह देके, जैसे तुम उन्हें फ्री राशन दे सकते हैं, फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, ऐसा। रेगुलेशन एंड मैन्युफैक्चर सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स टू एंश्योर वेलबींग, जैसे कि वैक्सीन वगैरह में गवर्नमेंट ने बोला भाई हम कुछ वैक्सीन हम खुद भी बनाएंगे ताकि ये फ्री में बांट सकें। जो चीज़ें ज़्यादातर लोगों के लिए क्या बताइए इंपॉर्टेंट होंगी, तो उन चीज़ों पे गवर्नमेंट बोलेगा भाई इसका ज़्यादा प्राइस मत रखना। जैसे कोरोना के समय पे मास्क के साथ किया था, N95 मास्क, कोरोना के समय बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया था, N95 मास्क के साथ किया था। WHO ने बोला था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि N95 मास्क पहनना जरूरी है इनिशियली। तो तब हमारे इंडिया में दनादन N95 मास्क 500 रुपये 1,000 रुपये के मास्क मिल रहे हैं, अरे ढोकले। गवर्नमेंट ने बोला भाई इसका एक मैक्सिमम प्राइस सेट किया, रेगुलेशन, इससे ज़्यादा प्राइस मत रखना, ऐसा। तो जो चीज़ें लोगों के लिए ज़रूरत है उसको रेगुलेट करेगा, उस पर निगरानी रखेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके सेल पे। नेक्स्ट स्पेशल स्कीम बेटा गवर्नमेंट लेके आएगा फॉर बैकवर्ड रीजन्स, है ना, इसे बोलते बेटा SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा, वो जो है ना हमारे देश के जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, बहुत ही जो पिछड़े रीजन्स हैं, उस पर SEZ घोषित कर देगा उनको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं रहती है। तो वो क्या बोलेगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, एक काम करो कि जो भी लोग इस जगह पे आके फैक्ट्री चालू करेंगे, उन लोगों को हम टैक्स में कंसेशन देंगे, उनको सब्सिडी बांटेंगे। तो क्या होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो SEZ में जाके फिर अपना काम चालू करते हैं, ऐसे एरियाज में अपना बिजनेस चालू करते हैं, फैक्ट्री चालू करते हैं। तो वहाँ के आसपास के लोगों को जॉब भी मिलती है और वो बैकवर्ड रीजन उठता है। फिर समझ में आ रहा है, बैकवर्ड रीजन जो है धीरे धीरे लोगों की इनकम वहाँ पे बढ़ती है ना। एंड फॉर वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल मतलब क्या, जिनके साथ बहुत ही बुरी स्थिति में है या बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल स्कीम्स लेके आता है गवर्नमेंट, है ना, ताकि उनको हेल्प कर सके, ऐसा। क्लियर है बात। तो गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या क्या कर सकता है, या मार्केट इंटरवेंशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक रीजन। तो सोशियो इकोनॉमिक रीजन मतलब क्या, हमारे सोसाइटी को और बेटर प्लेस बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, ये ठीक है। डन है बात, आगे बढ़े, नेक्स्ट बात देखेंगे। बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। ये क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं देखो क्या होता है ना बेटा, कि हमें जो है गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह सब बनाते हो तो ठीक है, पर हमें जो है एफिशिएंसी एंड इक्विटी के बीच में बैलेंस करना भी ज़रूरी है ना। इन दोनों में क्योंकि होती है गड़बड़। होता क्या है कि समझो तुमने बोला कि यार हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा ही अमीर गरीब के बीच में फासले बढ़ गए हैं, तो हम चाहते हैं इक्विटी मतलब क्या, इक्वालिटी। हम लोगों के इनकम में इक्वालिटी चाहते हैं। ये कंपनी का इक्विटी शेयर वाला इक्विटी नहीं है, ढोकले, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, इक्विटी। किस में इक्विटी चाहते हैं हम कौन से लोगों में इक्विटी चाहते हैं, हम किन में इक्विटी चाहते हैं, मुझे बताइए। हम बेटा इक्विटी चाहते हैं, यस, हम अमीर और गरीब के बीच में क्या चाहते हैं, इक्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अमीर लोगों की इनकम को कम करो और इनके इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, ऐसे पॉलिसी बनाओ। तो हमने क्या किया, दनादन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, बोले काम करो ना, अमीर लोगों पे
30%, 35%, 40%, 50%, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स ठोको अमीरों पे। तो अमीर क्या करेंगे बेटा, सोचो आप। एक पॉइंट का अमीर जो है ना क्या हो जाएंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे। एक्सेस टैक्स के वजह से अमीर जो है क्या हो जाएंगे बेटा, अमीर जो है ना, रिच पीपल विल व्हाट, दे विल गेट डिस्करेज्ड। समझे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो फिर इंडिया को, क्यों कर रहे हैं इंडिया में काम, फिर जान दो ना, कहीं और दूसरे देश में जाके फिर रहते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी सब पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ पे क्या बताओ, ये सब दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे रोड अच्छे मिल रहे हैं, है ना, एयरपोर्ट अच्छी है, बाकी सर्विस अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे इतना टैक्स क्यों दे। और ये हमारे देश में सच में हो रहा है, बहुत से लोग बेटा हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं, ये एक टैक्सेस की वजह से, ये एक मेजर रीज़न है है ना। तो रिच जो है इससे डिस्करेज हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर, हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे, हमारे देश में फिर धीरे धीरे बिजनेसेस अपने आप कम हो जाएंगे, तो बिजनेसेस बेटा कम हो गए तो धीरे धीरे चीज़ों का सप्लाई धीरे धीरे गिरेगा, चीज़ें बनाने लोग बचेंगे नहीं ना ज़्यादा, सप्लाई गिरेगा तो चीज़ें धीरे धीरे बेटा महंगी होना चालू हो जाएगी। समझे, अगर चीज़ों का बेटा सप्लाई गिरता है ना और डिमांड से भी कम हो जाए तो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है, महंगाई बढ़ेगी। हमारे देश में एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा, एफिशिएंसी, है ना, कि पहले जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम से कम कॉस्ट में चीज़ें बना रहे थे वही देश छोड़ के चले जाएंगे, तो ज़्यादा इक्विटी के चक्कर में तुम एफिशिएंसी की बैंड बजा दोगे, और अगर तुमने ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया समझो तो तुम्हारी इक्विटी में बैंड बज जाएंगी। मतलब इसको पूरा करना जा रहे हैं तो यहाँ पे बैंड बज रही है, तुम इसको पूरा करने जा रहे हो तो यहाँ पे बैंड बज रही है, तो दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ये बोल रहा है। बोलते हैं देखो ग्रेटर इक्वालिटी, इक्विटी मतलब इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस। बोले ज़्यादा टैक्स ठोको रिच पे तो बराबर इक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन अगर हाई रेट्स ठोकोगे तो ये डिसइंसेंटिव, ये डिस्करेज करेगा लोगों को कि यार फिर काय को काम करें। लोग बोलेंगे जान देना फिर, है ना, मैं क्यों पैसा ज़्यादा सेव करूँ, क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ बिजनेस में, जान दे क्यों रिस्क उठाओ बिजनेस करने का। दिस विल टर्न नेगेटिव, इससे हमारे देश का आउटपुट गिरेगा, प्रोडक्टिविटी गिरेगी हमारे देश की, हमारे देश का ग्रोथ गिरेगा। अब क्या होगा, और इसके वजह से फिर फ्यूचर का जो पोटेंशियल, मतलब क्या, फ्यूचर का जो टैक्स और हमें मिलने वाला था धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने अब काम ही कम कर दिया। तो हमने इनिशियली टैक्सेस बढ़ा तो दिए पर इससे ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इससे फ्यूचर के टैक्सेस और कम हो गए हमारे। और अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे फ्यूचर के तो फ्यूचर में हमें जो भी और भलाई की चीज़ें करनी थी गवर्नमेंट को वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम जब भी बजट बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ, रिकनसाइल, हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। रिकनसाइल बोलो, ट्रेड ऑफ बोलो, इसका मतलब होता है बैलेंस करके चलना, हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना। हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, अमीरों को हेल्प करो, तो फिर क्या, अमीर गरीब के बीच में फासले बढ़ जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं नहीं, गरीबों के बारे में सोचो, सिर्फ अमीरों पर टैक्स ठोको, अमीरों पर टैक्स ठोको, तो अमीर देश छोड़ कर चले जाएंगे, तो क्या बताओ, एफिशिएंसी की बैंड बजेगी। तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, समझे क्या बात, सिंपल बात है। क्या डन है बात, मुझे बताइए, क्लियर है, पक्का 100%।